Дайте пацанам посчитать потери. Сумма нули погибает на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. Заливаю один поцелуй на шее. Камень толпа, правда назад, черный каскад. Вижу твой взгляд в стене. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। मैं ललित सर स्वागत करता हूं आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पावर ऑफ फिजिक्स बाय ललित सर में। तो प्यारे बच्चों, अपना गाउस का एक एप्लीकेशन कंप्लीट हो चुका था, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वाला। आज अपन गाउस का सेकंड एप्लीकेशन लेकर आए हैं। ठीक है, तो गाउस का सेकंड एप्लीकेशन क्या होता है, अगर मैं उसको डिस्कस करूं तो देखो किस तरीके से सेट करने वाले हैं अपन, है ना। आ जाओ। तो अपने पास जो आज टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग चार्ज्ड शीट। ठीक है, हमको क्या करना है बेटा, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। किसकी वजह से कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग चार्ज शीट। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग को डाइलेक्ट्रिक शीट भी बोला जाता है ना। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो देखो बेटा, नॉन कंडक्टिंग का मतलब ये होता है कि भाई उस पर चार्ज आएगा तो उसकी सरफेस पे तो आएगा ही आएगा, लेकिन उसके अंदर भी आता है। तो अब शीट तो बहुत बड़ी होती है, तो हम क्या करेंगे, शीट का एक स्मॉल एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, स्मॉल एलिमेंट को लेकर उसके अंदर अपन एज्यूम करेंगे दो पॉइंट, जिस पॉइंट से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखो गाउस ने, मैंने आपको बताया था दो ही चीज़ें बोली थी। एक डायग्राम दिया था उसने डायरेक्शन के लिए, और एक डायग्राम दिया था उसने मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। तो गाउस ने बोला कि सबसे पहले तो मेरे फैक्टर कॉन्सेप्ट को समझाओ। तो गाउस के फैक्टर कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए उसका डायरेक्शन वाला डायग्राम, फिर सेकंड डायग्राम था उसके मैग्नीट्यूड के लिए। तो मैग्नीट्यूड के लिए गाउस लॉ हम यूज करेंगे, जिससे हम फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो एक फ्लक्स हम कैलकुलेट करेंगे, एक फ्लक्स गाउस वाले अंकल का आएगा। जब दोनों फ्लक्स कंपेयर होंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो देखो भाई, अपने पास मान लो सिंपल कि अपने पास यहाँ पर एक ये कंडक्टिंग शीट है, नॉन कंडक्टिंग शीट दिख रही है सबको, है ना। इस शीट का नाम अपन ने दे दिया, और ये इनफाइनाइट तक हो सकती है बेटा, ध्यान रखना ये इनफाइनाइट होनी चाहिए। मैंने कहा ना यूनिफॉर्म नॉन कंडक्टिंग इनफाइनाइट चार्ज शीट, चाहो तो इसको इनफाइनाइट भी कर लो, है ना। तो इनफाइनाइट चार्ज शीट की बात कर रहे हैं। अब सपोज करो मैंने इसमें चार्ज दे दिया, तो आपको पता है हम कुछ चार्ज देंगे तो कुछ चार्ज तो इसकी सरफेस तक चला ही जाएगा, क्योंकि चार्ज फैलेगा तो आगे तक भी जाता है ना। और मैक्सिमम चार्ज अपने पास इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, क्योंकि नॉन कंडक्टिंग चीज़ है तो अंदर तो चार्ज आना ही आना है। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, ये तो सिंपल है ना बेटा। चलो अब यहाँ पे हमने इस तरह से शीट को हमने चार्ज यहाँ पे प्रोवाइड करवा दिया। मैक्सिमम चार्ज यहाँ पे अंदर आ जाएगा, कुछ चार्ज इसके कॉर्नर्स पे भी चला जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमने एक शीट यहाँ पे एज्यूम करी है, जिसका नाम क्या है बेटा, ए बी सी और डी। तो यहाँ पे हम एक दो पॉइंट मान लेते हैं। दो पॉइंट कौन से, एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा। इस पॉइंट का नाम A1 और इस पॉइंट का नाम A2। क्या करते थे बताओ, वही A1 और A2 के बीच में एक सेंटर पॉइंट मानते थे O से स्मॉल r डिस्टेंस पर अपन आउटसाइड एक पॉइंट मानते थे P, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड होगा। अब इस P पॉइंट पे अपन को क्या कैलकुलेट करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। तो बताओ A पॉइंट की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यहीं पे ले लो। A पॉइंट की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बेटा, DE1 वेक्टर। अब DE1 वेक्टर के कितने फैक्टर, दो फैक्टर, कौन कौन से, इसका हॉरिजॉन्टल तो हो जाएगा बेटा DE1 कोस अल्फा, और इसका वर्टिकल फैक्टर कौन सा हो जाएगा, DE1 साइन अल्फा। ठीक है, DE1 कोस अल्फा इधर है, DE1 साइन अल्फा इधर है, तो ये भी अल्फा और ये भी अल्फा। कोई डाउट है क्या। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू small element A1, that is DE1, then we are divide electric field into two factors. Clear? तो हम ये चीज़ कर रहे हैं। ऐसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पॉइंट P ड्यू टू A2, तो A2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, DE2 वेक्टर। इसके भी अपने पास कितने फैक्टर होंगे,
दो फैक्टर होंगे, एक हॉरिजॉन्टल होगा और एक वर्टिकल होगा। तो हॉरिजॉन्टल तो सेम डायरेक्शन में होगा, तो इसी के ऊपर एरो लगा देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बेटा कौन सा, DE2 कोस अल्फा, क्लियर। और इसका वर्टिकल ऊपर आ जाएगा क्योंकि रिजल्टेंट इधर है ना, तो इसका वर्टिकल आ जाएगा DE2 साइन अल्फा। क्या यूज करेंगे, स्मॉड। स्मॉड का मतलब समझते हो ना, सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन वाली चीजें गाउस अंकल के यहां से हट जाती है। तो DE1 साइन अल्फा और DE2 साइन अल्फा, ये नीचे है ये ऊपर है, दोनों सेम मैग्नीट्यूड की वजह से एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देंगे बेटा, कैंसिल कर देंगे और अपनी जो डायरेक्शन है वो OP वाली डायरेक्शन में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्टेन हो जाएगा। अच्छा, आपको शायद ये पता है कि ये वाली डायरेक्शन यानी कि ये वाली डिस्टेंस R है, ये वाली डिस्टेंस हम यहाँ पे L मान लेते हैं, तो आपको पता है ये परपेंडिकुलर हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया, तो हाइपोटेनियस कितना होगा बेटा, R² प्लस L² का अंडर रूट। इधर भी हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा, R² प्लस L² का अंडर रूट। बोलो यहाँ तक अपने पास कोई डाउट है क्या, कोई भी डाउट इस चीज को लेके नहीं है ना, बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो अपना गाउस लॉ का सेकंड जो एप्लीकेशन है उसका फर्स्ट डायग्राम कंप्लीट हुआ है। अब गाउस अंकल आए, बोले कि फटाफट से मेरा मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दो, लेकिन वो मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए गाउस ने एक सरफेस एज्यूम करी थी। उस सरफेस को क्या बोलते हैं, क्लोज सरफेस। और क्लोज सरफेस को हम एक और चीज से जानते हैं जिसको बोलते हैं गाउशियन सरफेस, ठीक है। तो गाउशियन सरफेस का अपन यूज करेंगे। तो जैसे मान लो मेरा ये हाथ है, दिख रहा है, इस हाथ को मैं शीट मान लेता हूँ ए से। अगर मैं एक सिलेंडर है, सिलेंडर को इसके आर पार करा दूं तो ये ए से चला जाएगा ना भाई, आधा पार्ट इधर आधा इधर, बीच में सिलेंडर। तो इस सिलेंडर को अपन इस शीट में से पास कराएंगे और पास कराने के बाद देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आता है। चलो भाई, अब फटाफट से इसका डायग्राम अपन बना लेते हैं। हाँ बेटा, चलो अब गाउस अंकल को लेके आते हैं। देखो, तो एक शीट अपने पास, पहले मैं डायग्राम बना दूं ताकि तुम्हें समझ आ जाए, या फिर चलो साइड में थोड़ा सा डायग्राम बना देता हूं और इजी क्लियर हो जाएगा, है ना। डायग्राम अपन थोड़ा सा रफली बना रहे, ज़्यादा जमा के नहीं बनाना, टाइम वेस्ट होगा। ये तो डिज़ाइनिंग में तो अपन एक्सपर्ट है, कर सकते हैं। चलो AB C और D, इस तरह से अपने पास ये इनफाइनाइट शीट का एक पार्ट है और इसके अंदर भी अपन ने एक स्मॉल एलिमेंट इस तरह से एज्यूम कर लिया शीट का, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हो, PQRS। तो ये तो गाउस की शीट हो गई। अब इसमें तुमने यूनिफॉर्मली चार्ज दे रखा है, तो सबसे पहले इधर भी बेटा क्या कर दो, यूनिफॉर्मली चार्ज दे दो। तो यहाँ पे हमने यूनिफॉर्मली क्या दे दिया, चार्ज दे दिया, ठीक है। ये देखो इस तरीके से हमने यूनिफॉर्मली चार्ज इसके अंदर दे दिया, ओके। चलो अच्छा, चार्ज इसका थोड़ा बहुत कहाँ चला जाएगा बेटा, सरफेस पे भी चला जाएगा। इसका भी थोड़ा बहुत चार्ज कहाँ चला जाएगा, सरफेस पे चला जाएगा, है ना। अब अपन को क्या करना है, डायग्राम को मैंने, तुम चाहो तो सीधा रख सकते हो, मैंने हल्का सा इसको घुमा दिया है। अब वही एक सिलेंडर को इस शीट के आर पार निकालना है, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं, जो रेक्टेंगुलर शीट हमने ली है उसके चारों तरफ गाउशियन सरफेस एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब भैया हमारे गाउस अंकल क्या कहते हैं कि सिलेंडर को ले जाओ, मस्त इस तरीके से इसको उसने सिलेंडर को एज्यूम कर लिया। अब यहाँ पर उसने एक छोटा सा स्मॉल एलिमेंट मान लिया, ये इसका सेंटर पॉइंट हो गया। तो देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, स्मॉल r, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई स्मॉल r। स्मॉल r और स्मॉल r का मतलब ये सिलेंडर कितने डिस्टेंस का हो गया बताओ, 2r डिस्टेंस का हो गया, ठीक है। चलो अब गाउस अंकल क्या कहते हैं कि हमने जो यहाँ पे गाउशियन सरफेस एज्यूम करी है, इसके बीच में से एक एक्सिस पास हो रही है, वो एक्सिस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करनी है। और आपको पता है सिलेंडर का तो सीन ही क्या होता है कि अपने पास दो तो सर्कुलर सरफेस होती है और एक अपने पास कर्व सरफेस होती है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो एक सर्कुलर सरफेस अपने पास S1 ये रही, एक अपने पास S2 ये रही, और एक कर्व सरफेस S3। चाहो तो इसको इधर एज्यूम कर लो, चाहो तो इसको इधर, बीच में नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि बीच वाला जो पोर्शन है ना वो इस शीट के अंदर दबा हुआ है, ये आउटसाइड निकला हुआ है और ये आउटसाइड निकला हुआ है। तो अपन इधर या इधर कहीं भी कैलकुलेट कर सकते हैं कर्व सरफेस के लिए, ठीक है। तो आप खुद सोचो, हाँ बेटा, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड, ठीक है, और इसका एरिया एलिमेंट भी इस तरफ, तो अपने पास थीटा कितना हो गया बेटा 0 डिग्री, है ना। इधर आ जाओ,
अब अंदर तो जाने से रे, इसलिए बाहर के बाहर ही निकल जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया इस तरफ और एरिया एलिमेंट भी इस तरफ। तो वही वाला सीन, पॉजिटिव से पॉइंट की तरफ आते हैं, पॉजिटिव से पॉइंट की तरफ आ रहे कि नहीं आ रहे, ठीक है। चलो तो इधर अपना इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ हो गया, ई वेक्टर इस तरफ, इधर हो गया डी एस वेक्टर, यानी कि दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू इधर भी क्या, 0। तो अपने पास क्या होगा बेटा कि ये 0 ये 0, अब बचा कौन, S3। S3 में क्या समझ में आया, कर्व सरफेस है, स्मॉल एलिमेंट यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वही आउटसाइड, इसके परपेंडिकुलर अपने पास एरिया एलिमेंट, यानी कि दैट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू कितना प्यारे बच्चों, 90 डिग्री। तो कॉन्सेप्ट क्या हो गया, फर्स्ट वाले एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था 90 90 0, अब रिवर्स हो गई ट्रिक 0 0 90। तो ध्यान रखना बेटा कि S1 के लिए थीटा कितना 0, S2 के लिए थीटा कितना 0 और S3 के लिए थीटा कितना 90। तो अपन को फ्लक्स कैलकुलेट करना है कि नहीं करना, फ्लक्स कैसे कैलकुलेट होगा बताओ, फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। टोटल फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ पे φ1 क्या हो जाएगा, लगाओ दिमाग, ई डी एस कोस थीटा। तो फर्स्ट वाले के लिए कोस 0 डायरेक्ट लिख दूँ, क्योंकि ए वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर करके लिखूंगा, फिर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो डॉट हटाएंगे कोस थीटा आएगा, इसलिए अपन डायरेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये हो गया सरफेस S1 के लिए, क्रॉस इंटीग्रेशन लेंगे यूज में। सेकंड वाले के लिए क्रॉस इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा बताओ, ई डी एस कॉस 0। थर्ड वाले के लिए क्या आ जाएगा बताओ प्यारे बच्चों, ई डी एस कॉस 90। और आपको तो पता है कोस 90 वाले अंकल जहाँ आ जाते हैं मतलब वो तो 0 हो गया। अब इधर देखो कोस 0 1 cos 0 1, तो EDS और EDS। और अच्छा यहाँ पे हमको पता है S1 और S2 दोनों स्पेरिकल सरफेस, यानी कि दोनों सर्कुलर सरफेस का जो एरिया है वो इक्वल होगा, पाई आर स्क्वायर से निकल जाएगा, ठीक है। तो अपने पास सरफेस एरिया इक्वल है, तो इसलिए cos 0 इसका 1 हो गया, इसका भी cos 0 1 हो गया, दैट मीन्स EDS कितनी टाइम्स, 2 टाइम्स, तो 2 EDS। तो यहाँ पे अपने पास फ्लक्स कितना आ गया बेटा, 2 EDS, ठीक है। अब यहाँ पे मैं 2E को बाहर निकाल लूँ क्योंकि कांस्टेंट है, 2E को बाहर निकालेंगे, ds का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे 2E ds का क्या आ गया बेटा, S। तो एक फ्लक्स तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट फ्लक्स कौन से, गाउस अंकल से, तो वही फ्रॉम गाउस लॉ। जो अपने पास गाउस लॉ है वो क्या कहता है कि फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, Q अपॉन, बोलो बोलो बोलो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पे जो तुमने चार्ज दिया वो सरफेस पे भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो सरफेस पे चार्ज आ रहा है तो इसका मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, और एरिया कितना हो जाता है बताओ, S। तो मेरे पास चार्ज निकलेगा तो चार्ज क्या निकल जाएगा, Q इज इक्वल्स टू सिग्मा इंटू S। आपने पढ़ा है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। तो चार्ज निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया कितना है, S। अब यहाँ पर देखो तो Q की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखो बेटा इधर इसका LHS इसका LHS कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद इनके RHS भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ कितना हो गया, 2ES इज इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से क्या कैंसिल हो गया, S कैंसिल हो गया, E की वैल्यू निकालेंगे, 2 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट मीन्स E इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा, ये केवल सरफेस चार्ज डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है। मतलब E किसके प्रोपोर्शनल हो गया, सिग्मा के। ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ ही जाएगा, ठीक है। अच्छा वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो इसके ऊपर वेक्टर लगा दो और यहाँ पे इसका यूनिट शो कर दो क्या, एन कैप, ठीक है। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच इज यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, दैट इज द गाउस सेकंड एप्लीकेशन। तो याद आ गया, फर्स्ट क्या आया था 2 के लैम्डा अपॉन आर, सेकंड क्या आया सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों अपना आज के इस वीडियो में सेकंड वाला गाउस का एप्लीकेशन कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचेगा गाउस का थर्ड एप्लीकेशन, जो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके चलते हैं, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।